हेलो बच्चों, मैंने आपको कल की वीडियो में फैराडे का प्रथम नियम पढ़ाया था। आज फैराडे के द्वितीय नियम पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या था। द्वितीय नियम पढ़ने से पहले आपको एक बार फर्स्ट नियम थोड़ा सा याद दिलाते हैं, क्योंकि उसमें भी विद्युत अपघटन हो रहा था और इसमें भी विद्युत अपघटन होना है। तो आपको याद होगा, प्रथम नियम में हमने आपको एक कंटेनर दिया था, माने कि एक पात्र, और उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड थे और दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी से कनेक्ट थे। और आप देखिए यहाँ पर एक विद्युत अपघट्य लिया गया था। मान लीजिए आप NaCl ले लीजिए। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसे हम लोप कहते हैं। तो लोप का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव। तो जब इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है इधर क्लोरीन जो है वो मुक्त होगी, और इस साइड पर नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है इधर सोडियम मुक्त होगा। तो मैंने आपको कल जो प्रथम नियम बताया था वो था W समानुपाती Q। तो आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से समझाया था कि जब तक आपकी बैटरी ऑन रहेगी, जब तक आपकी बैटरी से आवेश अंदर जाता रहेगा, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सोडियम इधर मुक्त होगा, क्लोरीन इधर, सोडियम इधर मुक्त होगा, क्लोरीन मुक्त इधर होगी। तो आप मुझे बताइए कि जितना ज्यादा आपका आवेश पास होगा बैटरी में, उतना ज्यादा आपको भार प्राप्त होगा। ठीक है, किसका? रासायनिक पदार्थ जो आपके इलेक्ट्रोडों पे बन रहे हैं। ठीक, तो बस आपको फैराडे का प्रथम नियम यही बताना है कि किसी भी बैटरी के द्वारा जितना ज्यादा आवेश जो है वो प्रवाहित किया जाता है, पदार्थों का उतनी ज्यादा मात्रा जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होती है। ठीक है, या फिर दोनों इलेक्ट्रोडों पर उतनी ही मात्रा प्राप्त होती है। तो ये तो आपका फैराडे का नियम, प्रथम नियम था। लेकिन अगर हम फैराडे के द्वितीय नियम की बात करें तो आप जानते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन माने कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये डायग्राम से ही समझना होगा। तो द्वितीय नियम आपका है W बराबर EQW। W बराबर EQW का मतलब भार बराबर तुल्यांकी भार। तो हम पूरे एक्सपेरिमेंट को एक बार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो भार बराबर तुल्यांकी भार में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस नियम को सिद्ध करने के लिए आपको 3 कंटेनर लेने होंगे, और तीनों कंटेनर में आपको एक इलेक्ट्रोड एनोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड लगाना होगा। राइट, ध्यान रहे कि आपको जो एनोड लगाने के लिए दिए गए उन्हें आप एक साथ जोड़ दीजिए, कैथोड लगाने के लिए जो दिए गए उन्हें आप एक साथ जोड़कर यहाँ पर क्या करिए, बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको बैटरी से जोड़ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ से जब आप आवेश पास करोगे, यानी कि करंट पास करोगे, तो सब में समान मात्रा में पहुंचेगा। लेकिन इन तीनों सेलों के अंदर हमने समान विद्युत अपघट्य नहीं लिए हैं। एक में हमने NaCl लिया है, एक में हमने MgCl2 लिया है, और एक में हमने AlCl3 लिया है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, आपने लोप शब्द लगाया था, आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और इधर एनोड होते हैं, और एनोड ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखिए चूंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव आएगा। तो स्टार्टिंग वाले जो आपको आगे की तरफ एनोड लगा कर दिए गए हैं, इन तीनों ही पात्रों में आपकी एनोड पर जो है वो आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। लेकिन अगर हम कैथोड की बात करें, ठीक है, तो आप देखिए इधर कैथोड पर आपको सोडियम मिलने वाला है, इधर आपको मैग्नीशियम मिलने वाला है, इधर आपको एल्यूमिनियम मिलने वाला है। ठीक, तो आप ये नियम क्लोरीन के लिए भी लगा सकते थे, लेकिन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप डिफरेंट आयंस के लिए लगाएं, माने कि अलग अलग आयंस के लिए लगाएं। तो आइए चलते हैं हम एक बार इनको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयन के लिए लगाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये चीज पहले पढ़ चुके हैं कि जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर सी बात है इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो आप देखिए इधर सोडियम आयन जा रहा है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम बनाएगा। इधर मैग्नीशियम जा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीशियम MgCl2 है तो Mg पर डबल पॉजिटिव होगा, बाई टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको Mg दे देगा। इधर आपके पास Al ट्रिपल प्लस है तो वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन देगा और आपको Al दे देगा। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से एक बात पता होनी चाहिए कि सोडियम का अणुभार माने कि मोलर वेट 23 ग्राम होता है, मैग्नीशियम का 24 ग्राम होता है, और एल्यूमिनियम का 27 ग्राम होता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो 23 ग्राम भार है, क्या ये एक सोडियम एटम का है? तो आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में
बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये जो मोलर वेट होता है ये एक परमाणु का नहीं होता, क्योंकि एक परमाणु इतना छोटा होता है कि वो आपको आपकी नग्न आंखों से नहीं दिखता। तो जब एक परमाणु नंगी आंखों से देखा ही नहीं जा सकता तो उसका भार 23 ग्राम कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये एक परमाणु का भार नहीं, ये एक मोल परमाणु का भार है, राइट। तो एक मोल में जैसा कि आप जानते हैं कितने अणु होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं तो आप यहाँ पर यही कहेंगे कि आपको 1 मोल सोडियम प्राप्त हो रहा है। तो जब आपको 1 मोल सोडियम प्राप्त हो रहा है तो आप ऐसा ही बोलेंगे कि यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते कि 1 सोडियम मिल रहा है तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन भी एक ही इस्तेमाल करना पड़ता। चूंकि आपको सोडियम के जो कण है वो 1 मोल प्राप्त हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी तो आपने 1 मोल ही खर्च किए होंगे, तो यहाँ जो सोडियम आयन है वो भी तो 1 मोल खर्च हुए होंगे। तो आप जरा आवेश की बात करिए। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और आप चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, तो अगर आप दोनों की गुणा कर लें तो दोनों की गुणा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 96500 कूलाम मिलेगा, और या फिर ये किसके इक्वल होगा, 1 फैराडे के इक्वल। तो एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो कुल आवेश होता है वो इसके बराबर होता है 96500 कूलाम के, यहाँ आप सीधे सीधे कह सकते हैं 1 फैराडे के। और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 2 फैराडे के, 3 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश 3 फैराडे के, राइट। तो अब आप देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 फैराडे पास करने पर आपको 23 ग्राम मिला, क्योंकि ये आवेश जो है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का है। यहाँ पर आपको 2 फैराडे पास करने पे 24 मिल रहा है, और यहाँ आपको 3 फैराडे पास करने पड़ रहे हैं, राइट। परंतु आप अगर अपनी इस एपरेटस को देखेंगे तो आप देखिए इसमें हमने बैटरी से समान आवेश पास किया। चूंकि हमने समान आवेश पास किया है तो फिर समान का मतलब अगर आप यहाँ 1 फैराडे कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 फैराडे से प्राप्त होने वाला भार निकाल लीजिए, और यहाँ पर भी, ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि ये 1 फैराडे है। 2 फैराडे से 24 मिल रहा है तो 1 फैराडे से 12 ग्राम मिला होगा, आप इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए। 3 फैराडे से 27 मिला है तो 1 फैराडे से कितना मिला होगा, 9 ग्राम मिला होगा, आप इसको भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक। अब आप निकालिए तुल्यांकी भार, क्योंकि भार आपके निकल आए, और भार आपको किसके बराबर निकालने हैं, तुल्यांकी भार के, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक। तो अब देखिए, चूंकि आप भार को तुल्यांकी भार के बराबर करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे आवेश, ठीक है। बहुत जल्दी से आप सोडियम आयन का निकालिए। सोडियम आयन का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तो जब आप इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसके अणु भार को इसके आवेश से भाग दे देंगे, आंसर 23 ही आएगा। तो देखिए तुल्यांकी भार 23 है और भार भी क्या है, W भी 23 है, मैच कर रहा है, भार अणु भार के बराबर आ रहा है, ठीक। लेकिन शर्त यही है कि समान आवेश पास किया जाना चाहिए। तो अब देखिए, अगर आप मैग्नीशियम का निकालते हैं तो मैग्नीशियम का अणु भार 24 होता है और आवेश की मात्रा 2 है, आंसर 12 आएगा। और ये जो 12 तुल्यांकी भार आ रहा है ये देखिए उसके भार से मैच कर रहा है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही जब आप एल्यूमिनियम का निकालेंगे तो एल्यूमिनियम का अणु भार 27 होता है, और आप देखिए आवेश की मात्रा 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये 9 तुल्यांकी भार है और 9 ही आपका जो है वो भार है, ठीक है। आप अपने नियम के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि भार बराबर तुल्यांकी भार, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं W बराबर EQW। यही क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम। लेकिन ये फैराडे का द्वितीय नियम आप तब मानेंगे, यानी कि भार तुल्यांकी भार के इक्वल तब माना जाएगा जब विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघटनी सेल या अलग अलग प्रकार के विद्युत अपघटनी सेल जिनमें अलग अलग क्या हो, विद्युत अपघटे हो, और उनमें समान मात्रा में क्या पास किया जा रहा हो, आवेश, ठीक है। तो आप नियम को इस तरीके से कह सकते हैं कि जब कभी विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में, ठीक है, समान आवेश की मात्रा पास की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का भार उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको देखिए प्रूफ करके बता भी दिया गया कि भार जो है वो तुल्यांकी भार के बराबर होगा, ठीक। अब हम बहुत जल्दी से चलते हैं। सबसे पहला हेडिंग आप पढ़ेंगे चालक पदार्थ क्या होते हैं।
तो आप ये 8th क्लास में भी चैप्टर पढ़ के आए कि चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। और अचालक पदार्थ वो होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि चालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक जो होते हैं वो चालक धात्वीय चालक होते हैं, धात्वीय चालक। और दूसरे चालक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो विद्युत अपघट्यायी चालक होते हैं, ठीक है, विद्युत अपघट्यायी चालक। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। चालक की परिभाषा मैं आपको बता चुकी हूँ। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए धात्वीय चालक का मतलब आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, अगर कहीं पर किसी भी तार में करंट बह रहा है और आप उसे लोहे से छू लें या कॉपर से छू लें या सिल्वर की तार से छुएं तो करंट आपको भी लगेगा। इसका मतलब ये जो धातु हैं ये सब धात्वीय चालक हैं, ये अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे रही हैं, ठीक है। तो धात्वीय चालक में आपकी धातुएं आ जाएंगी, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है कि धातुएं जो होती हैं जब वो अपने क्रिस्टल के अंदर होती हैं तो वो अपने अपने अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती हैं, जिससे उनके ऊपर धनावेश आ जाता है और त्यागा गया इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर घूमता रहता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपकी स्पीशीज बनी है इन्हें कर्नल बोलते हैं। ये अपनी जगह पर ऑलवेज कैसी रहती हैं? फिक्स रहती हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं करती हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पर आप करंट वाला तार लगाएंगे तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी वजह से चालकता होगी, लेकिन इन कर्नल्स की वजह से चालकता नहीं होगी क्योंकि कर्नल अपनी जगह पर फिक्स है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि घूमता हुआ आवेश जो होता है, माने कहने का मतलब घूमते हुए कण जो होंगे वही जो है वो चालकता को शो करेंगे। तो आप बताइए कि धातुओं के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो कर्नल बने वो जगह पर फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो निकल गए वो क्रिस्टल में घूमते रहेंगे। तो धात्वीय चालकों की चालकता जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि धात्वीय जितने भी चालक होते हैं उनकी चालकता जो होती है वो किसकी वजह से होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम विद्युत अपघट्य चालक की बात कर रहे हैं, तो आप जरा मुझे बताइए विद्युत अपघट्य चालक में मैंने आपको NaCl दे दिया। नमक का एक टुकड़ा ले लीजिए। ठोस अवस्था में आप किसी ऐसी तार का इस्तेमाल करिए जिसमें करंट बह रहा हो, उसके ऊपर नमक के टुकड़े को बार बार छुआइए, आपको कोई करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसके अंदर आयन्स तो हैं, परंतु NaCl के ठोस टुकड़े के अंदर आयन जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये बिल्कुल भी घूमते नहीं। तो जब ये बिल्कुल घूमेंगे ही नहीं, अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, तो इसका मतलब ये आवेश को इधर उधर नहीं ले जा सकते, राइट। तो इसका मतलब ऐसे केस में ठोस जो आपके विद्युत अपघट्य होते हैं उन्हें कुछ अलग बोला जाएगा। लेकिन अगर इसी पानी को आप किसके अंदर डाल देते हैं? जल के अंदर डाल देते हैं, तो आप देखिए जल के अंदर Na+ और Cl- अलग अलग हो जाते हैं। और अब ये जल के अंदर क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। हमने आपसे यही कहा था कि घूमता हुआ कण ही क्या करेगा? चालकता को इंडिकेट करेगा, चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखिए जैसे ही आप NaCl को पानी में डाल देंगे आयंस मुक्त हो जाएंगे, अब वो घूम सकते हैं, तो अब ये चालकता को इंडिकेट करेंगे। चूंकि इसके अंदर जो है मुक्त आयन भाग ले रहे हैं इसलिए इन्हें हम धात्वीय चालक नहीं बोलेंगे, इन्हें हम विद्युत अपघट्य चालक बोलेंगे, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिर आपको पढ़नी है कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इसको ताप दे दिया और इसको ताप दे दिया, क्या लगता है आपको? चालकता बढ़ जानी चाहिए। तो सबको यही लगता है कि ताप बढ़ाने से क्या होता है? कणों की गति और तेज हो जाएगी, तो विद्युत चालकता भी बढ़नी चाहिए और धात्वीय चालकता भी बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्या होगा कि जैसे ही आप ताप प्रवाहित करेंगे तो विद्युत चालकता बढ़ेगी, लेकिन धात्वीय चालकता ये तो देखिए बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब, ठीक है, और ये जो है वो कम हो जाएगी। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए विद्युत अपघट्य आपने पानी में डाला है और जैसे ही आप ताप प्रवाहित करेंगे तो ताप देने से क्या होगा कि NaCl और Na+ और Cl- जल में काफी तेज तेज घूमने लगेंगे। चूंकि आयनों की गति तेज हो जाएगी इसलिए विद्युत अपघट्य चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि इसकी धात्वीय चालकता की, तो आपको लगता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की गति तेज हो जानी चाहिए, चालकता बढ़ जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अभी हमने आपको बताया था
ये अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन देने के बाद, ये अपने बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन देने के बाद धातुओं के ऊपर धनावेश आ जाता है, इन्हें हम कर्नल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये घूमते रहते हैं। लेकिन कर्नल घूम नहीं सकते। कर्नल आप जानते हैं घूमते नहीं हैं, ये अपनी मीन पोजीशन पर बिल्कुल हल्का 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 वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। और जब आप ताप बढ़ा देते हैं तो आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने ताप बढ़ाया तो ये जो धनावेशित कण होते हैं ये अपनी मीन पोजीशन पर घूमना शुरू कर देते हैं। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पर तेजी से घूमते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ी, नो डाउट, इलेक्ट्रॉन तो और तेज दौड़ रहा है, लेकिन कर्नल भी पेंडुलम की तरह और तेज गति करने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी गति की वजह से क्या होता है कि जब ये आगे की तरफ जा रहे हैं तो इन पे प्लस इन पे माइनस इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा, लेकिन जब ये वापस मीन पोजीशन से पीछे आएंगे तो आगे जाते हुए इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पीछे घसीट लेंगे। तो आप बताइए क्या इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध पैदा नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन की गति में होने वाले इस अवरोध की वजह से जो धात्विक चालकता है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए धातुओं की चालकता ताप बढ़ाने पे कम हो जाती है, लेकिन विद्युत अपघट्यीय चालक जो होते हैं उनकी ताप बढ़ाने पर चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, अब हम आपको चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे। बहुत जल्दी जल्दी आपको देखना है। इन चालकता को प्रभावित करने वाला पहला कारक है आपका विद्युत अपघट्य की प्रकृति। कैसा विद्युत अपघट्य लेंगे? तो हमेशा याद रखिए विद्युत अपघट्य जो होते हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो केवल कितना टूटते हैं? ओनली 30% टूटेंगे या 30% से भी कम टूटेंगे। ठीक है, और जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, 100% टूट जाते हैं, यानी कि अगर हमने आपको उनके 100 कर दिए तो 100 के 100 टूट जाएंगे। तो चूंकि विद्युत अपघट्य के अंदर धनायन और ऋणायन होते हैं, तो देखिए अगर ये 100% टूटेगा तो धनायन और ऋणायन जो मुक्त हो रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी। संख्या ज्यादा होने की वजह से जो है वो आप देखिए चालकता भी अधिक होगी। लेकिन चूंकि ये 30% टूट रहे हैं तो इसमें देखिए आयनों की संख्या कम होगी, इसलिए इनकी चालकता कम होगी। तो जब भी आपको अच्छी चालकता शो करनी हो तो आप कौन सा विद्युत अपघट्य का चुनाव करेंगे? आप हमेशा प्रबल विद्युत अपघट्य का चुनाव करेंगे। सेकेंड फैक्टर है आपका श्यानता। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, कि अगर हमने आपको कोई भी श्यानता किसकी होती है? श्यानता जो है वो विलायक की बताई जा रही है, जिसमें आप अपने विद्युत अपघट्य को घोल रहे हो। अगर आपका विद्युत अपघट्य मान लीजिए 2 विलायक आपको दे दिए, एक में घोला गया है, वो जो है वो अधिक श्यान नहीं है, तो आप जानते हैं तो आयन जो है वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। और अगर आपका जो विलायक है वो अधिक श्यान है, गाढ़ा है, तो उसमें देखिए वो जल्दी मूव नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपको तैरने का मौका मिले एक बार पानी में और एक बार शहद में, या मक्खी की बात करिए तो मक्खी जो है वो पानी में अच्छे से तैर लेती है क्योंकि वो विलयन कम श्यान होता है, और जो शहद होता है वो उसमें तैर नहीं पाती क्योंकि वो अधिक श्यान होता है। तो आप देखिए जो कम श्यान विलयन होगा उसमें आयन तेजी से मूव कर जाएंगे, और जब आयन तेजी से मूव करेंगे इसका मतलब उनकी चालकता अधिक होगी, राइट। तो श्यानता आपको कम लेनी है। ठीक है, तीसरी बात आपको ताप का प्रभाव मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे आयन बहुत तेज भागेंगे, तो इसका मतलब चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, चौथी बात जो है वो सांद्रता। सांद्रता का मतलब आप कितना ज्यादा ले रहे हैं। सीधी सी बात है, आप जितनी ज्यादा सांद्रता रखेंगे उसमें धनायन और ऋणायनों की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा संख्या होगी चालकता भी उतनी ज्यादा होगी। लास्ट जो फैक्टर है वो है आकार। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे ली ना की रब से फरियाद की बात मैं नहीं करूंगी, रेडियोएक्टिव है। आप देखिए लिथियम का आकार बहुत छोटा है और सीजियम का आकार बहुत बड़ा है और भारी भी है। हमको लगता है कि अगर इसको पानी में डाल दिया जाए, हमको लगता है सीजियम जो वो धीरे भाग पाएगा और लिथियम बहुत तेज भागेगा। ठीक है, यानी कि इसकी चालकता अधिक होगी और इसकी चालकता कम होगी, परंतु ये पूरी तरीके से गलत है। आपको यहाँ पर याद करना होगा एक फैक्ट, जो आयन जितना छोटा पानी में वो उतना मोटा। ठीक है, तो आप देखिए ये बहुत छोटा है, इसकी जल योजन बहुत अधिक हो जाएगा। जल योजन का मतलब देखिए इसका धनावेश जो है उसकी जो तीव्रता है वो ज्यादा है क्योंकि छोटा आयन है, और यहाँ पर देखिए ये धनायन बड़ा है और इस धनायन पे एक ही तो प्लस चार्ज है, तो जब फैला हुआ धनायन है तो प्लस चार्ज की तीव्रता कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जल के अणुओं को ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि जल भी कैसा होता है? ध्रुवीय होता है।
तो ये जल किरण आवेश को अपनी तरफ इतना आकर्षित नहीं करेगा, ये बहुत आकर्षित करेगा। इसलिए जितना छोटा पानी में उतना मोटा, और ये इतना मोटा हो जाएगा कि ये जल्दी पानी में दौड़ नहीं पाएगा, तो उसकी चालकता कम हो जाएगी और इसकी चालकता जो है वो ज्यादा रहेगी। तो आपको याद रखना है कि जिस भी आयन का धनावेश वो आकार जो होगा वो बड़ा होगा, उसकी चालकता कैसी मानी जाएगी, अधिक मानी जाएगी। ठीक है, तो आपके सभी फैक्टर खत्म हो गए। अब आपको सबसे पहले पढ़नी है चालकता और चालकत्व। ठीक है, आप सबसे पहले एक चीज देखिए, जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है वो चालक पदार्थों, चालकता का जस्ट उल्टा होता है। आपने प्रतिरोध के बारे में सुना होगा, ये किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से ये अपने अंदर बहने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक, तो R जो होता है वो समानुपाती होता है L/A के। ठीक, यहाँ पर L क्या है, L होती है तार की लंबाई और A क्या होता है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो अगर आप ये R क्या आपका प्रतिरोध है, अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो रो आएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रतिरोधकता। ठीक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तार की लंबाई और ये उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आप देखिए, मैं R की जगह पर 1/C कर लूंगी, इसका उल्टा क्या हो गई, ये प्रतिरोधकता हो गई, चालकता हो गई। ठीक है, और ये देखिए जो हो गया आपका रो जो है, रो का रेसिप्रोकल जो है कापा हो जाएगा। ठीक है, L/A ऐसे ही चलेगा, तो L/A जो होता है वो सेल स्थिरांक हो जाता है, आपका सेल स्थिरांक है। और ये कापा है, कापा को हम विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं, और ये जो C है इसको खाली चालकत्व कहते हैं। तो अगर आप K को इधर लेके जाएंगे तो कापा इक्वल्स टू जो है वो C × L/A हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको अपने न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, कापा बराबर C × L/A। तो L/A सेल स्थिरांक भी बोलते हैं, बाकी अगर आप अलग अलग देखें तो ये तार की लंबाई और ये उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, C आपका चालकत्व हो गया और कापा जो है वो आपका विशिष्ट चालकत्व हो गया। ठीक है, तो आज आपको इतना ही पढ़ना है और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और बाकी का हम कल देखेंगे। ओके।